हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम 6 चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे से। तो इस यहाँ से बात करें 6.3 टॉपिक से बात करते हैं। इसमें एक डायग्राम दे रखा है और हमें इसमें दिखा रहा है कि बच्चे छुपन छुपाई गेम खेल रहे हैं। जैसे इसमें हमें दर्शा रखा है यहाँ पे कै ख गै घ ये बिंदु नोट कर रखे हैं और हमें बताने हैं इसमें बताना है जैसे कै के पीछे जो छुपा हुआ है, यहाँ पे जो छुपा हुआ है दीवार के पीछे वो क्या है, वो हमें दिखाई देता है, नहीं देगा। पेड़ के पीछे छुपी है तो वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देती। जैसे गेट के पीछे, गेट कांच का बना हुआ है तो गेट के पीछे छुपा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि कांच के पीछे छुपा हुआ हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ऐसे ही खिड़की, अगर कांच की खिड़की है तो इसमें भी छुपा हुआ हमें दिखाई दे। तो इस सब के बारे में दे रखा है कि किन वस्तुओं के पीछे या चीज़ों के पीछे छिपने से हमें पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। कुछ वस्तुओं के पीछे छिपने से, जैसे कांच के हमें छिप रहा है तो पीछे फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में दे रखा है। तो हम जिन वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है या एक दूसरे जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। यानी कि पारदर्शी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम आर पार देख सकते हैं आराम से। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था कि जो पीछे छिपा हुआ है एक दरवाजे के पीछे, कांच के दरवाजे के पीछे, वो हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से। जैसे कि अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि पारदर्शी के एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, हवा हो गई, सेलोफेन हो गया, कागज़, ये सारे वस्तुएं जो वो पारदर्शी सामग्री के उदाहरण होते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी हमें आर पार दिखाई नहीं देता। उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उन वस्तुओं को क्या कहते हैं हम, अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। जैसे लकड़ी है, गत्ता है, धातुएं, ये सारी अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हो गए। अब जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से आर पार दिखा, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। देखो आर पार दिखाई दे रहा है तो हमने पारदर्शी बोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हो कि स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता या दिखाई नहीं देता है, उन्हें हम पाराभासी कहते हैं। धुंधला रूप में होता है वो। जैसे बटर पेपर होता है ना, और फ्रास्टेड कांच हो गया, ये सारे पाराभासी की सामग्रियों के उदाहरण हो गए। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी कि अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पाराभासी किसे कहते हैं। तो हमें इस टॉपिक में या इस पॉइंट में हमें ये दे रखा है कि वस्तुएं दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सी वस्तुएं इन तीनों एग्जाम्पलों में किनका उदाहरण है। जैसे कांच का गिलास, तो कांच का गिलास हमें इसमें इधर साफ दिखाई देगा तो ये पारदर्शी हो गया। और बटर पेपर हमें जो धुंधला दिखाई देता है, इसलिए बटर पेपर क्या हो जाएगा, पाराभासी होता है। रबड़ का एग्जाम्पल की बात करें तो रबड़ में नहीं दिखाई देगा, तो रबड़ जो है वो अपारदर्शी हो गया। ऐसे ही फ्रोस्टेड कांच की बात करें तो फ्रोस्टेड कांच जो है वो अपारदर्शी यानी पाराभासी में आता है, क्योंकि ये पाराभासी में आता है, धुंधला दिखाई देता है। और लकड़ी का बोर्ड तो अपारदर्शी होता है। खिड़की का कांच, यहाँ पे खिड़की में कांच लगा हुआ है तो ये पारदर्शी में आ जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल है। नीचे एक तालिका दे रखी है, आप स्वयं इसमें जो मैंने बताई है एग्जाम्पल, वो सारे स्वयं इनमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे पारदर्शी के हो गए, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, हवा हो गई, है ना, फोन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और पाराभासी में बटर पेपर हो गया, फ्रोस्टेड कांच हो गई, ये सारी बात करते हैं। और अपारदर्शी में लकड़ी का बोर्ड हो गया, रबड़ हो गया, ये ठोस वस्तुएं जो अपारदर्शी जिसे दिखाई नहीं देता। ये इनके एग्जाम्पल आप लिखोगे सारणी के अनुसार। फिर बात करते हैं हम आगे वाले टॉपिक की, जल में घुलनशील है क्या नहीं। मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं जो जल में डाल के देखेंगे और उससे पता चलेगा कि कौन सी वस्तुएं जल में घुलनशील होती है, कौन सी नहीं होती है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के बारे में बताया कि कोई एक बच्चा है वो खेल के आता है तो थक जाता है, तो उसकी मामा उसे पानी के अंदर चीनी, नींबू वगैरह डाल के देती है। फिर वो चीनी एक बार के लिए तो थोड़ी दिखाई देती है, फिर वो उसके अंदर घुल जाती है, नहीं दिखाई देती। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है। अब चीनी जो है वो कुछ समय बाद अदृश्य हो जाती है, यानी उसमें पिघल जाती है, यानी कि वो जल में घुलनशील होती है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है, उसमें हम जानेंगे। जैसे कुछ मात्रा में चीनी है, नमक है, चौक पाउडर है, रेत है, बुरादा, कौन सा बुरादा, लकड़ी का चूरा, इकट्ठा करेंगे और इन सबको हम 5 गिलास लेंगे और उनमें लगभग 2/3 जल भरेंगे। 5 गिलास लेंगे उतना इसमें 2/3 जल भरेंगे। अब क्या करेंगे, पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे गिलास में हम नमक डालेंगे, तीसरे में चौक का पाउडर, चौथे में हम क्या करेंगे, रेत, और 5वें गिलास में बुरादा डालेंगे। कौन सा, लकड़ी का बुरादा डालेंगे। डाल करके हम उस मिश्रण को अच्छे से मिला करके घोल के अब हम पता लगाएंगे, पूरा अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में घोल का प्रयास करने पर क्या होता है। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के बाद 1 चम्मच का उपयोग करेंगे और कुछ मिनट के बाद प्रतीक्षा करने के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट
रिजल्ट निकलता है। तो हम जानते हैं अब आगे सारणी के रूप में इसमें बता रखा है। जैसे हमने चीनी मिलाई तो चीनी के बारे में देखा कि चीनी जो है जल में अच्छे से घुल जाती है, अदृश्य हो जाती है, आराम से मिल जाती है। और हमें अवलोकन का पूर्वानुमान और अवलोकन यानी पहले तो हमें डालते तब दिखाई दे रही थी, लेकिन अवलोकन का मतलब यहाँ पे जल में अदृश्य हो जाती है, यानी कि जल में पिघल जाती है। जैसे नमक की बात करें तो नमक भी हम जल में डालते हैं तो जल में पिघल जाता है। चौंक का पाउडर की बात करें तो चौंक का पाउडर थोड़ा सा क्या है कि वो बारीक पिसा हुआ तो थोड़ा से कण इसके मोटे होते हैं तो एकदम से पिघल, वैसे नहीं है कि पानी के अंदर एकदम से घुलता नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जो कण होते हैं बारीक बारीक वो सतह के अंदर बैठ जाते हैं और वो पानी में नीचे की परत पर वो दिखाई देता है और ऊपर का पानी साफ़ हो जाता है। यानी कि पूर्णतः हम कह सकते हैं कि चौंक का पाउडर पूर्णतः जल के अंदर घुलनशील नहीं होता। ऐसे ही हम रेत की बात करें तो रेत के कण भी भारी होते हैं, मोटे होते हैं, तो पानी के अंदर मिलाएंगे तो एक बार घुल जाएगी और जैसे ही वो जल को छोड़ेंगे जल धीरे धीरे शांत अवस्था में आएगा तो जो रेत के कण है वो भारी होने के कारण उसके गिलास के तल में जाके बैठ जाएंगे। तो हमें पानी ऊपर और नीचे मिट्टी, यानी कि दोनों सतह अलग अलग हो जाएगी, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। फिर आता है बुरादा। तो सेम ये बात है, बुरादे में भी ऐसे होता है कि लकड़ी का बुरादा भी जो है वो पानी में नहीं मिल पाता है। मिला एक बार चम्मच से हिलाएंगे तो एक बार मिश्रण मिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में पानी ऊपर आ जाता, पानी ऊपर रहता है और इसके नीचे जो बुरादा वो पानी गिलास के जो पानी का गिलास उसके सतह के अंदर जम जाता है। तो हमने जाना कि चीनी और नमक ही एक वो है जो जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं, जबकि ये घुलनशील नहीं होते, नीचे सतह पर गिलास में बैठ जाते हैं पानी में। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियाँ जल में पूर्णतः मिल जाती है, अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि सामग्री जल में घुल जाती है या वह जल में घुलनशील है, इसका मतलब घुल जाती है। कुछ सामग्रियाँ जल में नहीं घुलती है, नहीं घुलती है, यानी कि वो घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती है। ये सामग्रियाँ जल में अघुलनशील होती हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। हमारे जल के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी जल बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि जल में घुलनशील है तो हमें नहीं दिखाई देगा, और जल में अघुलनशील है तो हम इस तरह से हमें ये धुंधला सा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद ये जो इसके अंदर बुरादा जो भी होगा वो नीचे तलहटी में बैठ जाता है और यहाँ पानी साफ़ हो जाएगा, नीचे वो अलग से दिखाई देगा, यानी पानी साफ़ हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। आप स्वयं ORS बनाइए, मतलब ORS जो घोल है वो बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण पानी में जो शरीर में हुई पानी की कमी के निर्जलीकरण के लिए इसका उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ORS पैकेट जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, वहाँ पे बाज़ारों में इन समय उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलना उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं होता है तो हम इसको उबाल करके ठंडे किए गए 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला करके ORS घोल, ये बता रखें अगर नहीं मिल रहा हो मार्केट में और ऐसी स्थिति हो तो हम इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब आगे बातें कर रहे हैं कि 2 बच्चे ये कहते हैं क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव्य जल में घुलनशील जल में घुल जाते हैं? आइए हम पता लगाएंगे। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? जैसे कुछ गैसें होती हैं, जैसे यहाँ ये बता रखे कि गैस से जल में उपस्थित होने की वजह से ही तो मछली जीवित रहती, क्योंकि जल में ऑक्सीजन होता है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे। फिर आगे बता रखा है कि कुछ द्रव्य जो है वो जल में पूरी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है, और कुछ द्रव्य जो है जल के साथ मिश्रित नहीं होते। ये द्रव्य का मतलब है यहाँ पे जैसे शहद है, तेल है, सिरका है, ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है ना, इनको द्रव्य कहा गया है, जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बन जाती है। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है, जबकि कुछ नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन गैस जल में पूर्णतः घुलनशील होती है। यह जल में रहने वाले जंतु और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तभी तो मछली, पेड़ पौधे जो हम देखते हैं ना समुद्रों में बड़े बड़े अंदर जो है वो जीवित रहते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। आगे हम पता करते हैं क्रियाकलापी के दरख्त की 3 कागज़ के एक जैसे कप या कटोरे लेंगे, 3 कागज़ के बने हुए लेंगे। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा कर लेंगे। जो भी सामग्री की बात करें यहाँ पे कितनी भारी या हल्की, ये जानने के लिए कि सामग्री कितनी भारी है हल्की, ये हम नाप तोल के साथ जाए तो हम कहेंगे 3 कागज़ के एक जैसे कप कटोरे लेंगे और उसमें
एक जैसी सामग्री उपलब्ध जो है वो होगी, जो भी सामग्री है उसको आधा भर लेंगे। 1 कप में जल भरें और इसे क के रूप में चिन्हित करें। दूसरे हम रेत से भरेंगे, इसे ख से हम चिन्हित करने की बात की गई है। और तीसरा कंकड़ से भरेंगे और इसे हम ग से नोट करेंगे। तो पूरा अनुमान लगाए कि कौन सी भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। तो हमें पता ही है, तो चीज़ आप बच्चे बता भी देते हैं कि जल है, एक रेत ले रहे हैं, एक जगह कंकड़ लेंगे, तो कौन सा भारी होगा ये बच्चे नॉर्मली बता भी देंगे। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करते हुए उसका वज़न को हम तोलेंगे। तो दर्शाई संख्या को अपनी नोटबुक में हम, मतलब ये होता है कि नोटबुक में हम नोट करेंगे किसका कितना वजन है, फिर उसकी तुलना करके हम बताएंगे। जैसे आंकड़ों की तुलना करें उसका निष्कर्ष निकालेंगे। अब क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी सामग्री भारी या हल्की है, इसका पता हम जो कहाँ लगाते हैं, हम इसका पता लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। यानी कि द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जाता है। यानी कि द्रव्यमान के आधार पर हम कहते हैं कि कौन सी वस्तु भारी है, हल्की, जब उनके आयतन समान हो। यानी कि हमने एक कागज़ का जो गिलास लिया है, सेम साइज़ का गिलास लिया है और सेम तीनों में सेम क्वांटिटी में, तो आधा गिलास लिया है, तो हमने मात्रा तो जो है, या मात्रा का तो या आयतन, तो हमने वस्तु का आयतन या मात्राएं तो जो लिए वो तो लिए हमने एक बराबर, वो बराबर लिया। और फिर भी हम बराबर लिए, फिर भी तौल में देखते हैं कि सबका तीनों का वजन अलग अलग आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, ये इसके द्रव्यमान की वजह से आ रहा है, यानी उसकी वजन या भार की वजह से, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, और जो हल्की होती है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। वो उनके वजन के अनुसार होता है। और ये तब बात करते हैं जब उनका आयतन समान लेते हैं, तब हम बात करें द्रव्यमान के बारे में। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए हम भार का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। ये भार से मतलब इनका चिन्ह होता है। ये आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में अधिक सीखेंगे। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ इनकी डेफिनेशन की बात की गई है, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, जबकि आगे इनके बारे में और अच्छे से समझोगे, इनकी मात्रक वगैरह जानोगे। अब बात करते हैं टॉपिक में आगे, स्थान और आयतन के बारे में। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, और वह अभिवादन स्वीकार भी करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या जो पूछती है कि आप बैठ क्यों नहीं रहे हो, किसी एक बच्चे से पूछती है। तो विद्यार्थी ने जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने जो बस वेग रहा था उसने उसका स्थान घेर रखा है, यानी कि उनके पास जगह नहीं है बैठने के लिए। बातचीत जारी रखते हुए वह दोनों विद्यार्थियों को कांच के 2 गिलास देती है, दोनों विद्यार्थियों, और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल जो है वो क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक गिलास जल से आधा भर जाता है, और जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। ये इनकी बोतलों में जो क्वांटिटी, गिलास सेम है लेकिन उनकी बोतलों में पानी की क्वांटिटी उसके हिसाब से एक गिलास पूरा भर जाता है और एक का आधा रह जाता है। ठीक है, ये आधा भरा हुआ गिलास है, ये पूरा भरा हुआ गिलास है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है, ये बात मैम पूछती है बच्चों से। तो मैडम विद्या जी ने विस्तारपूर्वक समझाया कि दोनों गिलास की क्षमता जो है वो समान है, मतलब दोनों हम बराबर पानी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक में ज़्यादा और एक में कम कैसे है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग होता है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो उसका आयतन कहलाता है। तो यहाँ मैम जो है वो बच्चों को समझाना चाहिए कि आयतन क्या होता है। आयतन जो है वह है जो किसी वस्तु के द्वारा घेरा हुआ स्थान हो, यानी कि उस वस्तु का वजन या जो उसका क्षेत्र है, आयतन है, क्षेत्र है ना, या उसकी जो उसके आधार पर ही वह उस क्षेत्र को या आयतन को घेर के रखती है। तो यहाँ पे बताया कि ये उसका आयतन है कि एक गिलास में थोड़ा पानी, एक गिलास में ज़्यादा पानी, ये पानी के आयतन की वजह से हुआ है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। ठीक है, मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई। अब मुझे इसका कारण समझ में आया। ये बच्ची बता रही है कि अब मुझे समझ में आया, क्योंकि जग में पानी की मात्रा ज़्यादा थी और बोतल की जो क्वांटिटी या आयतन तो उतना ही था जितना वो जल ग्रहण कर लिया। बाकी पूरा जल ग्रहण इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसका आयतन उसके अनुसार कम था। पानी अपने आयतन के अनुसार उसने पानी ले लिया। तो ये चीज़ें इसको समझ में आ गई इस बच्ची को। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होगी। क्या आपने देखा कि बोतलों पर मात्रा के रूप में लिखा होता है कि 1 लीटर है, कहीं 500 ml है, कहीं 200 ml। ये पानी की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई होती है। इसका मतलब ये होता है कि इनकी बोतलों की क्षमता है कि इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें 500 है, इसमें 200 है। यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है कि इसमें इतना जल आता है।
फिर हम आगे बात करते हैं। आगे इस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि पीने की जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगा होता है जो आयतन को दर्शाता है। यानी कि इसको समझ में आया कि ये आयतन का मतलब क्या होता है, जो वस्तु जो भी हो जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन हो गया। और ये जैसे पानी की बोतलों में इनमें लिखा होता है कि इसमें इतने आयतन के अनुसार पानी है ना, तो ये चीज़ें इसको समझ में आई है। आगे हम बात करते हैं कि अब हमने स्थान और आयतन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या होता है। द्रव्य के बारे में जाने तो द्रव्यमान और आयतन दो गुण होते हैं। बिल्कुल, द्रव्यमान उसको भार को बताता है और आयतन जो होता है उसको स्थान को बताता है। जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो गुण विद्यमान हो। मतलब एक ऐसी कोई वस्तु हो जिसे हम दोनों चीज़ें बता सकते हैं, जिसमें दोनों के गुण विद्यमान है। तो मोस्टली हर वस्तु में ऐसा होता है, उसमें दोनों गुण विद्यमान होंगे। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तो और उसमें द्रव्यमान भी रखती है, बिल्कुल रखती है, स्थान भी घेरती है, द्रव्यमान उसका वजन, तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु में दोनों गुण पाए जाते हैं उस वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु को द्रव्य कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं उस वस्तु के द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है, यानी कि द्रव्यमान उसके भार के बारे में बताता है, कि द्रव्य की भार के बारे में बताता है। और जिसे हम किससे ग्राम या किलोग्राम में या किलोग्राम केजी में, यानी 1 किलो 2 किलोग्राम में 10 ग्राम 20 ग्राम, इस तरह से दो ये मात्रक होते हैं द्रव्यमान के, ग्राम या किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान जो होता है, कितने स्थान में फैला हुआ उस स्थान उसका आयतन कहलाता है। और आयतन को हमेशा हम लीटर और मिलीलीटर में इकाइयों में मापते हैं। तो ये दोनों ही इसके क्या बोलते हैं, इकाई के दो या मात्रक होते हैं। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, ग्राम और किलोग्राम में। किलोग्राम छोटी मात्रा, किलोग्राम बड़ी मात्रा होती है। वैसे ही आयतन जो होता है उसको लीटर और मिलीलीटर, है ना, लीटर और मिलीलीटर में बांटते हैं। और हमने ये पढ़ाई था अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति जो होती है ना, एसआई के बारे में हमने जाना था कि ये इस पैराग्राफ में बता रखा है कि किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में, मतलब शॉर्ट रूप में हम एसआई दर्शाते हैं। जैसे किलोग्राम को शॉर्ट में हम केजी लिखते हैं। ठीक, ऐसे ही दर्शा कर जिसमें के और जी इनके बीच में कोई स्थान नहीं होता। वो मैंने पीछे चैप्टर में बताया था कि इनके बीच में कोई डॉट नहीं लगाता है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, है ना, किसी प्रकार बिंदु नहीं लगाना चाहिए। लिखते समय चीज़ों को ध्यान रखना, ये हमेशा छोटे कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। ये चीज़ें इसमें बताया। जैसे 7 kg के बारे में, 7 kg, है ना, एस जैसे बहुवचन रूप बना देते हैं हम लोग, वो भी गलत होता है। ये सब चीज़ें इसमें बता रखी है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या बता रखा है आगे। फिर ये है कि इस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि क्या वायु द्रव्य है, है, तो इसमें क्या वायु भी द्रव्य है। तो बात करते हैं हम, तो क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियाँ जो है वो द्रव्य की विभिन्न उदाहरण मानी जा सकते हैं। इस संबंध में अपने मित्रों के साथ आज चर्चा करें। उदाहरण के लिए बात करें तो जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ भी द्रव्य है, और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। कप जो हमने प्लास्टिक वाला पढ़ा, कौन से कप की बात करो, वो भी द्रव्य है। सामग्रियाँ द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियाँ भिन्न भिन्न दिखती है और भिन्न भिन्न व्यवहार भी करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाई है। यानी कि हमने जो सामग्रियाँ बनाई है समूह के गुणों उनकी कुछ गुण और उनकी समानता और अंतर के आधार पर बनाई है। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन व अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर ही किया जाता है। तो इसमें बताया गया कि चैप्टर के सारांश के बारे में बताया गया किस तरह से हमने पढ़ा है कि जैसे यहाँ सजीव जगत में विभिन्नता होती है, तो जैसे सजीव जगत की भी हमने उनके समूह, उनके रंग, आकार, इनके आधार पर इनको अलग अलग बांटा। ठीक वैसे ही निर्जीव वस्तुओं भी उनकी किस सामग्री या किस विधि से बने होते हैं ना, और क्या कलर होता है, आकार होता है, क्या उनमें द्रव्यमान, ये इन सब गुणों के आधार पर हम उनको अलग अलग बांटते हैं। तो ये इसका निष्कर्ष निकाला गया इस चैप्टर का। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।
यहाँ पे बातें कर रहे हैं आपसे क्या है कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। इसमें हमने सामग्री के विभिन्न गुणों का पता लगाया है और उन्हें समझा है कि किन किन सामग्री, जैसे द्रव्य क्या होता है, द्रव्यमान क्या है, आयतन क्या होता है, उनकी इकाइयाँ क्या है, ये हमने सब जाना ही है और पीछे भी पढ़ा ही है चैप्टर को। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियाँ देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोग उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया करते थे। तो ये बात करें आपसे में, ये सामग्रियाँ कुछ ऐसी भी हैं जो आज नई भी नहीं लेकिन कुछ पुरानी भी चलती हैं। तो उस टाइम लोग उनको कैसे पहचानते थे या किस तरह से उन्हें समूह में बांटे थे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम शॉर्ट सीरीज जो चला रखी है उसके माध्यम से हम PDF वो से इमेज डाल देंगे, उससे आप क्वेश्चन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कैसा लगा बताना कमेंट में, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ बेनिफिट मिल रहा नहीं मिल रहा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को।